नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का अपना टॉपिक होगा पटाक्षेप नहीं होगा, यानी हेतु भारद्वाज द्वारा रचित जो कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी सेकंड ग्रेड में प्रस्तावित जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसमें शामिल जो कहानी है, इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की कहानी का ये पहला प्रश्न। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हेतु भारद्वाज। यानी इसकी चर्चा तो हमने कहानी की शुरुआत में ही कर ली। लेकिन मित्रों, अब आप सभी से एक प्रश्न कि हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या है, यानी हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा किस प्रकार की कहानी है? कि पटाक्षेप नहीं होगा किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा यथार्थवादी कहानी। और मित्रों, इस कहानी में एक भी पात्र नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा कि जो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में एक भी पात्र नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं लेखक ने लिखा है, यानी हेतु भारद्वाज ने कहानी की शुरुआत में लिखा है कि क्षमा करें, इस कहानी में एक भी पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है। तो इस कहानी के केंद्र में केवल एक गांव यानी जो रामनेर गांव है उसी को इसमें केंद्र बिंदु माना गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी किस सामयिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है? कि जो पटाक्षेप कहानी है यह किस सामयिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर होगा देश की आज़ादी के साथ। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत देश की आज़ादी के साथ शुरू होती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पटाक्षेप का क्या अर्थ है? यानी कहानी में जो पटाक्षेप शब्द है, तो इस पटाक्षेप शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नाटक में पर्दे का गिरना। यानी नाटक में पर्दे को गिरने को पटाक्षेप कहते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे यहाँ पर कहानी का शीर्षक है पटाक्षेप नहीं होगा। यानी इस कहानी में जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है, यानी आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद भी जो राजनीतिक षड्यंत्र चला जा रहा है, यानी एक प्रकार से जो राजनीतिक नाटक खेला जा रहा है, और ये इस प्रकार का नाटक है जिसका पर्दा आज तक नहीं गिरा है। इस वजह से इस कहानी का शीर्षक पटाक्षेप नहीं होगा रखा गया है। अब बात करें अगले प्रश्न की। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में कौन सा गांव केंद्र में है? तो इसका सही उत्तर होगा रामनेर गांव। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद जो बदलाव हुआ था उसमें स्कूल व डाक खाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? कि आज़ादी के बाद रामनेर गांव में केवल दो परिवर्तन सबसे प्रमुख देखे गए कि वहां पर एक तो स्कूल खोला गया, दूसरा वहां पर एक डाक खाने की भी व्यवस्था की गई। और मित्रों, याद रखिएगा कि इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? तो किसानों का अपनी ज़मीन का मालिक बन जाना। यानी रामनेर गांव में सबसे बड़ी बदलाव का कारण यही था कि यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन की लागत से 10 गुना 8 गुना जो भी लगान है वो दे करके स्वयं ज़मीन के मालिक बन गए थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की कि पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो गांव वालों ने क्या किया? कि पहली बार जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो गांव वालों ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर होगा मुखिया ने एक सभा बुलाई। यानी आज़ादी के बाद जब ग्राम पंचायतों में वोटों के आधार पर या मतदान के आधार पर प्रधान का चुनाव किए जाने की घोषणा की गई, तो इसको लेकर के जो गांव के मुखिया थे उन्होंने सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा किया और एक आम सभा बुलाई। और उनका ये बुलाने का कारण भी एक ही था कि यहाँ कुछ भी हो, यानी किसी भी प्रकार से गांव का मुखिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया वंशानुगत बना रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जब गांव में पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हेतु विजेता को कितने वोट मिले? यानी जब गांव में पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो
विजेता को कितने वोट मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा 100%, क्योंकि चुनाव निर्विरोध हुए थे। यानी गांव में जब पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हुए तो इसमें जो विजेता था और विजेता को 100% वोट मिले थे, क्योंकि चुनाव निर्विरोध हुए थे। मित्रों याद रखिएगा कि पहली बार जब गांव में मतदान हुए उस समय गांव का प्रधान कौन बना था? सर्वप्रथम गांव का प्रधान कौन बना? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, रामनेर गांव में आजादी के बाद वोट का अधिकार मिलने पर सत्ता का पहला घिनौना नाटक किसने खेला था? कि रामनेर गांव में आजादी के बाद वोट मिलने का जो अधिकार है या सत्ता का जो पहला घिनौना नाटक किसने खेला था? तो इसका सही उत्तर होगा मुखिया केसरी सिंह ने। मित्रों याद रखिएगा कि इस कहानी में जो मुखिया है यानी जो गांव का मुखिया था उसका नाम कहानी के शुरुआत में न दे करके कहानी के अंत में दिया हुआ है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि गांव में जो वृद्ध मुखिया थे इसके बाद उनका बेटा राम सिंह वहां का प्रधान बनता है। फिर लगातार वो कई बार 2-3 बार प्रधान बनने के बाद फिर चौथी बार जो प्रधान बनता है तो पहले केसरी सिंह मुखिया रहे, इसके बाद राम सिंह और फिर राम सिंह का बेटा नाहर सिंह। तो सबसे पहले जो घिनौना नाटक खेला था वो केसरी सिंह ने खेला था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जब मुखिया ने गांव में सभा बुलाकर प्रधान बनने के लिए पूछा तो किसने सलाह दी कि उसे प्रधान बनाना चाहिए? उसे ही प्रधान बनना चाहिए। कि जब मुखिया ने गांव में सभा बुला करके प्रधान बनने के विषय में पूछा तो किसने मुखिया को ही प्रधान बनने को कहा? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुखिया यानी जो गांव का ठाकुर है ने प्रधान न बनने के लिए कौन सा बहाना बनाया था? कि मुखिया ने प्रधान न बनने के लिए कौन सा बहाना बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा बुढ़ापे का बहाना, जिससे कि उनकी जो सत्ता है वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। क्योंकि वो पहले मुखिया रह चुके, इसके बाद में प्रधान मतदानों के आधार पर होगा तो इसके बाद उसके बेटे को ये अधिकार मिल जाएगा। तो उन्होंने बुढ़ापे का बहाना बनाया था। अगला प्रश्न, रामनेर गांव के प्रथम चुनाव की चर्चा पंडित नेहरू तक पहुंचने का क्या कारण था? कि रामनेर गांव के जो प्रथम चुनाव हुए और उनकी चर्चा पंडित नेहरू तक पहुंचने का क्या कारण रहा? तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव का निर्विरोध होना। अगला प्रश्न, रामनेर गांव वालों ने सर्वसम्मति से किसे प्रधान चुना था? रामनेर गांव वालों ने सर्वसम्मति से किसे प्रधान चुना था? तो इसका सही उत्तर होगा ठाकुर के बेटे राम सिंह को। अगला प्रश्न, रामनेर गांव में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? कि रामनेर गांव में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति। और मित्रों अनुसूचित जाति में भी चमार जाति की जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा थी। अगला प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में चमार किस बात से अपरिचित थे? कि पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में चमार किस बात से अपरिचित थे? तो इसका सही उत्तर होगा कि चमारों को जनसंख्या अधिक है, यदि सभी में एकता हो तो परंपरागत शोषण को तोड़ा जा सकता है। इस बात की सबसे बड़ी कमी थी, यानी इस बात से वो अपरिचित थे कि हमारा बहुमत सबसे ज़्यादा है और हम अगर मिलकर के जो पुरानी परंपरा चली आ रही है इसको हम तोड़ डालें। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गांव में नवनिर्मित स्कूल का चार्ज राम सिंह यानी प्रधान ने किसे दिया? यानी गांव में नवनिर्मित स्कूल का चार्ज राम सिंह यानी प्रधान जो गांव के प्रधान थे ने किसे दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा अपने मित्र यानी अपने गुर्गे दयाराम को। और मित्रों याद रखिएगा कि यह यानी जो दयाराम था यानी उनका जो मित्र था ये स्कूल के साथ साथ डाक खाने का कार्य भी देखा करता था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रामनेर गांव में निरंकुश सत्ता को सर्वप्रथम चुनौती देने का साहस किसने किया था? कि रामनेर गांव में जो निरंकुश सत्ता थी उसको सर्वप्रथम चुनौती देने का साहस किसने किया?
तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र और बलबीर ने। मित्रों याद रखिएगा कि ब्राह्मण समुदाय के दो युवकों ने, यानी एक का नाम महेंद्र दूसरे का बलबीर था, और मित्रों इनके पिताजी ने भी शुरू से जो ठाकुर थे उनका विरोध किया था, वो कभी भी उनसे दबते नहीं थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कहानी में किनके पिताजी स्वाभिमानी थे और मुखिया से दबते नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र और बलबीर के पिताजी। अगला प्रश्न, महेंद्र और बलबीर दोनों भाई कहाँ काम करते थे? महेंद्र और बलबीर दोनों भाई कहाँ काम करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। मित्रों याद रखिएगा कि महेंद्र के जो पिताजी थे वो ठाकुर से कभी भी, यानी गांव के जो मुखिया थे, इनसे कभी दबते नहीं थे और स्वाभिमानी थे। इस वजह से गांव के मुखिया ने उनकी हत्या करवा दी, और हत्या करने के बाद महेंद्र और बलबीर के जो मामा जी थे उन्हें दिल्ली ले गए और वहीं ले जाकर के उन्हें काम लगवा दिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगर चमारों को संगठित किया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है, यह किसने सोचा था? यानी ऐसा किसने सोचा कि अगर चमारों को संगठित किया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है, ये किसने सोचा था? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र और बलबीर ने। अगला प्रश्न, जब सारे चमार संगठित हो गए तो मुखिया ने क्या किया? कि जब सारे चमार संगठित हो गए तो मुखिया ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर होगा चमारों में अदृश्य फूट पड़ गई। मित्रों याद रखिएगा कि जब सारे गांवों में चमार संगठित हो गए, यानी महेंद्र और बलबीर के कहने से सारे चमारों में एक जागृति की लहर दौड़ गई, और फिर उन्होंने संगठित होकर के मुखिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को जब तैयार हुए तो मुखिया ने सबसे पहले चमारों में अदृश्य फूट पैदा कर दी थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुम्हारे लिए तो ये आखिरी ही समझो, यह किसने वह किसको कहा? यानी तुम्हारे लिए तो यह आखिरी चुनाव ही समझो, ऐसा किसने किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मुखिया ने, यानी गांव के जो प्रधान थे उन्होंने महेंद्र व बलबीर को कहा था। अगला प्रश्न, नियमानुसार पंचायत यानी ग्राम पंचायत के चुनाव कितने सालों में होने थे? कि नियमानुसार ग्राम पंचायत के चुनाव कितने सालों में होने थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक 3 वर्ष में। अगला प्रश्न, महेंद्र और बलबीर ने राम सिंह के विपक्ष में किसे चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया था? कि महेंद्र और बलबीर ने राम सिंह के विपक्ष में किसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया या खड़ा किया? तो इसका सही उत्तर होगा फगना को, जो जाति से चमार थे। अगला प्रश्न, सूखा एवं बाढ़ जैसे बहानों से कितने साल तक चुनाव टलते रहे? यानी राम सिंह के प्रधान बनने के बाद में सूखे और बाढ़ जैसे बहानों से जो रामनेर गांव के जो पंचायत के चुनाव थे वो कितने साल तक टलते रहे? तो इसका सही उत्तर होगा 7 साल तक। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महेंद्र और बलबीर तथा अन्य चमारों के नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं थे? कि महेंद्र, बलबीर तथा अन्य चमारों के नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा राम सिंह ने वोटर लिस्ट से नाम हटवा दिए थे। मित्रों याद रखिएगा कि रामनेर गांव को छोड़कर के कुछ लोग अपने व्यवसाय के लिए जो गांव छोड़कर चले जा चुके थे या गांव से बाहर रहा करते थे, उनमें एक तो महेंद्र और बलबीर तथा जो जितने भी चमार थे जो बाहर रहते थे, उन सभी के नाम राम सिंह ने वोटर लिस्ट से हटवा दिए थे, और जो ब्राह्मण जाति के और ठाकुर जाति के जो लोग थे उनके नाम यथावत रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चुनाव अधिकारी को राम सिंह ने चुनाव से पहले दावत पर क्यों बुलाया? कि चुनाव अधिकारी को राम सिंह ने चुनाव से पहले दावत पर क्यों बुलाया? तो इसका सही उत्तर होगा कि चुनाव अधिकारी भी ठाकुर थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि वो चुनाव अधिकारी भी ठाकुर थे, तथा दूसरा कि चमार महिलाओं के फर्जी वोट डाले जा सके। और मित्रों जब चुनाव शुरू होते हैं तो शुरू होने के बाद में जब चमार जाति की महिलाएं वहां पर वोट देने के लिए जाती है तो उनके वोट पहले ही डल चुके थे। अब यानी कुल मिलाकर के वो चुनावों में धांधली करना चाहते थे। अगला प्रश्न, तीसरी बार राम सिंह ने कितने वोटों से
राम सिंह कितने वोटों से जीत गया था, कि तीसरी बार राम सिंह कितने वोटों से जीत गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 300 वोटों से। अगला प्रश्न, चौथी बार चुनाव में राम सिंह ने अपनी तरफ से किसे चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया था। चौथी बार चुनाव में राम सिंह ने अपनी तरफ से किसे चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा लच्छीराम चमार को। मित्रों याद रखिएगा कि जब चौथी बार पंचायत के चुनाव होने वाले थे तो राम सिंह ने अपना अगला हथकंडा यह अपनाया कि चुनाव की जो चमारों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने चमारों में फूट डाल दी और अपने मित्र जो लच्छीराम था उसको चुनाव में खड़ा करने के लिए उसका नाम नामित तो कर दिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चौथी बार चुनाव में चुनाव अधिकारी ने कितने उम्मीदवारों की सूची लगाई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 3 उम्मीदवारों की। मित्रों याद रखिएगा कि जब चौथी बार चुनावों की जो सूची लगाई गई थी उसमें 3 उम्मीदवारों के नाम रखे गए, जिसमें एक तो लच्छीराम, दूसरा इतवारी लाल और फिर थे राम सिंह, यानी जो गांव का प्रधान था राम सिंह उसका बेटा नाहर सिंह का। अगला प्रश्न है, राम सिंह ने अपनी तरफ से लच्छीराम चमार को चुनाव में नामांकित करने के बाद भी अपने बेटे का भी चुनाव में फार्म क्यों भरवा दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ताकि चमारों के 2 गुट हो जाए और मेरा बेटा जीत जाए। मित्रों याद रखिएगा कि राम सिंह ने सबसे बड़ी चाल यही चली थी कि लच्छीराम को खड़ा करने के बाद जो चमारों के वोट हैं वो 2 गुटों में बट जाएंगे और 2 गुटों में इनके मत बटने के कारण जो मेरा बेटा नाहर सिंह है वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। अगला प्रश्न, राम सिंह का बेटा नाहर सिंह कैसे जीत गया था, यानी राम सिंह का बेटा नाहर सिंह कैसे जीत गया था, तो इसका सही उत्तर होगा चमारों के 2 गुट हो जाने से वोटों का बट जाना। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। लेखक ने ये किस नाटक के बारे में कहा है, यानी कहानी के अंत में लेखक ने कहा कि जब तक इस नाटक का पटाक्षेप नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। तो लेखक ने यहाँ किस नाटक की ओर संकेत किया है, तो इसका सही उत्तर होगा सामंतशाही का वर्चस्व और गरीबों का अशिक्षित होना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।